शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे न्यूज रूम से सबसे पहले बात करेंगे यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। और सबसे बड़ी खबर ये कि अब से थोड़ी देर पहले योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो चुका है। 7 नए चेहरे अब यूपी में योगी कैबिनेट का हिस्सा हैं। अलग अलग समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है, खास तौर पर जातीय समीकरण। एक कैबिनेट मंत्री और बाकी के जो 6 चेहरे हैं वो राज्य मंत्री बने हैं। जितिन प्रसाद जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि बाकी के जो 6 मंत्री बने हैं वो राज्य मंत्री बने हैं। 3 पीढ़ियों और 60 सालों के बाद जितिन प्रसाद परिवार की सियासत बदल गई है। कांग्रेस छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा, और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तभी से इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्हें जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और इसी के तहत उन्हें अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, दूसरा कैबिनेट एक्सपेंशन है, लेकिन इसकी टाइमिंग काफी अहम है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीनों पहले ही, और जो भी नए मंत्री बने हैं उन्हें सिर्फ 3 महीने का कामकाज करने का वक्त मिलेगा क्योंकि जनवरी से चुनाव आयोग की पाबंदियां। 6 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री। योगी सरकार के जो 7 नए सारथी हैं उनमें जितिन प्रसाद हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, पलटू राम हैं, संगीता बिंद हैं, संजीव कुमार हैं, दिनेश खटीक हैं, धर्मवीर प्रजापति हैं। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, टाइमिंग काफी अहम है। चुनाव 2022 की शुरुआत में, उससे ठीक पहले ये कैबिनेट एक्सपेंशन और जो जातीय समीकरण 2017 के चुनाव में चूंकि सभी जातियों का सहयोग मिला था, वोट मिला था, उसी को साधने की एक कोशिश इस कैबिनेट विस्तार के जरिए। बिल्कुल राकेश, देखिए, एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि 6 महीना पहले कैबिनेट का विस्तार होना था, लेकिन किन्हीं वजहों से वो विस्तार नहीं हो सका। लेकिन अब आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तो जो तमाम तरह के समीकरण है, बीजेपी उन समीकरणों को साधते हुए अब आगे बढ़ने जा रही है। और चूंकि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगले 5 से 6 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और उससे पहले जिस तरीके का समीकरण बिठाया है बीजेपी ने, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सख्ते में आ गई हैं। आपने देखा कि 7 में से 1 ब्राह्मण चेहरा है और जो बाकी के 6 चेहरे हैं उनमें दलित, पिछड़े और अति पिछड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है, अगर हम 40% ओबीसी वोटर्स की बात करें और 20% के आसपास दलित वोटर्स की बात करें, तो इस बड़े धड़े को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। हालांकि इस वक्त आपको बता दूं कि मैं जितिन प्रसाद के आवास पर हूं और अब से थोड़ी ही देर में वो चूंकि राजभवन से निकलकर यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए, जो जितिन प्रसाद के तमाम कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं। वो यहाँ पर फूल माला लेकर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कुछ उनके समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, कहाँ आप शाहजहांपुर से आए हैं? नहीं, मैं सीतापुर से। सीतापुर से हैं। जितिन प्रसाद को बीजेपी ने मंत्री बनाया है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। ब्राह्मण वोट बैंक तो साधेंगे ही, इसके साथ अन्य बिरादरी और अन्य समुदाय के लोग भी माननीय जितिन प्रसाद जी के साथ हैं और वो पूरा साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा, क्या लगता है चुनाव में, क्या लगता है कि जो ब्राह्मण समुदाय है प्रदेश का, उसमें एक्सेप्टेंस कितनी है जितिन प्रसाद की? अरे मैं तो मानता हूँ कि 100% में पूरी है। अविनाश, 3 पीढ़ियों और 60 सालों के बाद जितिन प्रसाद परिवार की सियासत बदली है। हाल ही में चूंकि बड़े लंबे समय से चर्चा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, बीच में कुछ चला भी, फिर प्रसाद पहुंच गए हैं। मेरे साथ जितिन प्रसाद मौजूद हैं। मेरे साथ जितिन सर, जितिन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अभी करते हैं। एक सवाल ये है जितिन जी, एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक। मैं आराम से अभी बात करूंगा आपसे, आप इसका इंतजाम कर लेते हैं। शशि मोहन, तो ठीक है। राकेश, जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं अपने आवास पर। हालांकि अभी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में वो हम लोगों से, यानी कि मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन ये जोश और उत्साह आप देख सकते हैं कि जो तमाम समर्थक हैं राकेश जितिन प्रसाद के, वो इस वक्त इनके आवास पर मौजूद हैं और बधाइयों का दौर चल रहा है। चूँकि देखा जाए तो माना जाता है कि जब से जितिन प्रसाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भाजपा में आए, तब से इनकी कोशिश यही है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको बीजेपी के पाले में और किस तरीके से मजबूत किया जा सके, उसको लेकर लगातार ये यात्राएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और अब चूंकि सरकार में एक अहम जिम्मेदारी इनको मिली है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और माना जा रहा है कि जब पोर्टफोलियो, अविनाश, हम बातचीत करते रहेंगे और इस दौरान जब भी संभव हो जितिन प्रसाद अगर बातचीत करें तो उनसे बातचीत करिएगा। जाहिर सी बात है, अभी तो बधाइयां भी मिलेंगी, 2 से 3 महीने तो अभी मंत्रालय संभालने का मौका भी है। उसके बाद चूंकि जिस मकसद से इन्हें मंत्री बनाया गया है, चुनौतियां काफी बड़ी रहेंगी। चुनाव वाले समय में धुआंधार चुनाव प्रचार भी करना होगा,
जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी पार्टी को। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन बाकी के जो 6 नाम हैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। छत्रपाल गंगवार हो या फिर पलटू राम हो, संगीता बिंदु, संजीव कुमार हो, दिनेश खटीक हो, धर्मवीर प्रजापति हो, 3 ओबीसी से, 3 दलित से। पिछले चुनाव में 2017 में जो पिछड़ी वर्ग है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका काफी भरपूर सहयोग मिला था। इसीलिए उनको प्रतिनिधित्व बांटने की जब बातचीत आई तो सबसे ज्यादा हिस्सा भी उन्हीं के खाते में गया। देखिए, बिल्कुल जिन 6 नामों की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो 6 नाम हैं उनमें से पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और दलित जो चेहरे हैं, और साथ ही में अलग अलग क्षेत्रों के हैं। अगर हम दिनेश खट्टी की बात करें तो मेरठ से आते हैं, छत्रपाल गंगवार बरेली से आते हैं, और रुहेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है कि बरेली का जो चुनाव होता है पूरे रुहेलखंड पर असर छोड़ता है। तो छत्रपाल गंगवार को जहाँ भाजपा ने मंत्री बनाकर जो कुर्मी वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक के साथ साथ रुहेलखंड को साधने की कोशिश की है। तो भाई अगर हम जो गाजीपुर की मंत्री बनाई गई हैं बिंद, अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो बिंद समुदाय है, अगर हम 5 से 6 जिलों की बात करें पूर्वांचल के, जिसमें चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, तो इन जिलों में बिंद वोटरों की ठीक ठाक तादाद मानी जाती है। तो संगीता बलवंत बिंद के सहारे कहीं ना कहीं जो बिंद समुदाय है उसको और किस तरीके से मजबूत किया जाए भाजपा के पक्ष में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपको रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है जो टाइमिंग है वो चुनावों से ठीक पहले सभी समीकरणों को साधने की कोशिश, और सर्जरी के जरिए क्या सरकार दोबारा बनेगी यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सर्जरी एक और राज्य में हुई है कैबिनेट की, और वो है पंजाब। 15 नए मंत्री आज चन्नी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। 2022 की चुनावी छाया में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता संतुलन साधने का दांव चला। चन्नी मंत्रिमंडल में 15 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ब्रह्म मोहिंद्रा रहे, जो कैप्टन के करीबी और पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह मनप्रीत सिंह बादल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सबसे चौंकाने वाला चेहरा रहा राणा गुरजीत सिंह का, जिनके नाम पर आखिरी वक्त तक पंजाब कांग्रेस में कुछ विधायक मोर्चा खोले हुए थे। कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया है। इसके अलावा कैप्टन के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चन्नी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप निकल कर आया है, पंजाब की चन्नी सरकार में 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके 9 चेहरों को मौका। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं की छुट्टी हो गई। तय किया है कि जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। कांग्रेस ने पहली बार पंजाब में अनुसूचित चेहरे को कमान सौंपकर एजेंडा सेट कर दिया, और अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी हिंदू सिख चेहरों को जोड़कर राजनीति का ताना बाना बुना गया। वक्त कम है और चन्नी के सामने पंजाब में हाथ की वापसी की चुनौती, और सामने बागी हो चुके कैप्टन। जाहिर है नई सरकार को हर मोर्चे पर खरा उतरना है। चुनाव किसकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, सीएम की अध्यक्षता में या अध्यक्ष की अध्यक्षता? देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा जाता है। उसमें मुख्यमंत्री जी भी होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी होते हैं, सीनियर लीडरशिप होती है, सब लोग इकट्ठे होकर के पंजाब के लिए लड़ते हैं। जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के चुनाव जो है वो पंजाब में जो है वो खुद लड़े जाएंगे, और उन्हें उम्मीद है कि 2022 का चुनाव जो है कांग्रेस एक बार फिर जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शब्द के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, जिन जो नाम है कैबिनेट में उसमें सबसे ज्यादा क्या नाम चौंकाता है? राणा गुरजीत का, क्योंकि उनको लेकर अंदर खाने में विरोध हो रहा था। रेत खनन के दौरान उन पर आरोप लगे थे, और जब पिछली सरकार में यानी जब कैप्टन अमरिंदर थे मुख्यमंत्री तो उस दौरान सिर्फ 10 महीने के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार विरोध हो रहा था, उसके बावजूद उनकी वापसी हो गई। देखिए, बिल्कुल राणा गुरजीत सिंह आज पूरे दिन भर चर्चा में रहे, और एक समय ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि उनका नाम कट चुका है, लेकिन फिर भी वो मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे। अगर 2017 की बात करें, जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था तो कुछ महीनों बाद उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था, और जो विधायक
भुलत से थे सुखपाल सिंह खैरा। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि रेत खनन में उनका हाथ है या इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। देखो, समय दोबारा बदला। जो सुखपाल सिंह खैरा थे वो उसमें आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहकर वो एक बार फिर गुरजीत सिंह राणा को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 7 विधायकों से एक लेटर भी लिखवाया। उसमें वो खुद भी शामिल थे और नवजोत सिंह सिद्धू से उन्होंने आज मुलाकात भी की। लेकिन राणा गुरजीत सिंह कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल रहे और अपनी जगह वो आज वो मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन जिस तरह से जो दूसरा नाम था यहाँ पर कि जो नाभा से विधायक आते हैं, वो एक लास्ट एंट्री जो है कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल में शामिल की गई है और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका, जो कुलजीत नागरा है, उनका पत्ता यहाँ पर काट दिया गया है। एक चौंकाने वाला चीज ये थी कि पूरा दिन भर चर्चा जिस व्यक्ति की चलती रही कि मंत्रिमंडल में शामिल हो गए या नहीं। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय पंजाब में भी कम होगा नए मंत्रियों के पास काम करने के लिए और उसके बाद चुनाव में भी जाना होगा। चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर, जिसने अब लैंडफॉल कर लिया है। ये बड़ी खबर है चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गुलाब की आने से, लैंडफॉल होने की वजह से तेज हवाएं वहां पर चलना शुरू हो गई हैं। जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि क्लाउड बैंड ने तटीय क्षेत्रों को टच कर दिया है। लैंडफॉल की प्रक्रिया उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण तटीय ओडिशा में जारी है, इस वक्त चल रही है। तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से गुलाब का लैंडफॉल और उसके बाद एक्शन में एनडीआरएफ की टीम भी है। गोपालपुर से रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, बताइए, लैंडफॉल जारी है, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी तेज हवाएं वहां पर? बिल्कुल, मैं ये कहूँ यदि तो आप मेरे पीछे की ये जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, यही एकमात्र जगह है जहां पर बिल्कुल सुरक्षित स्थान हमारे लिए लगा और ये पेट्रोल पंप है नजदीक का, ये बरकुल एक जगह है जहां पर हम हैं यहाँ पर। और ये गोपालपुर और कलिंगपट्टनम के बीच का वो जगह जहां पर लैंडफॉल होने की बात कही गई है और अब से ये स्थिति बनी धीरे धीरे चल रही है और यहाँ से छत्तीसगढ़ की स्थिति आगे बढ़ने वाली है। यदि इससे पहले की बात हम करें, कुल मिलाकर के इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलिंगपट्टनम और गोपालपुर के बीच जो ये लैंडफॉल की स्थिति बनी, इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का उस समय बहना देखा जा रहा था और ऋषिकुल, वंशधारा और नागावली जो नदियां हैं, इसमें अब बारिश यहां से कम होकर के उन क्षेत्रों में चली गई। वहां पर अब यदि हम कहें तो 1-8 घंटे के आसपास में ये स्थिति बनेगी कि आसपास के जो नदी के तटीय क्षेत्र हैं वहां से लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति। ठीक है, चलिए रवि, बार बार आपकी आवाज डिस्टर्ब भी हो रही है, जाहिर सी बात है, तेज हवाएं चल रही हैं, उससे नेटवर्क भी प्रभावित हो रहा है। गुलाब तूफान लैंडफॉल कर रहा है और इसकी वजह से तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं और यह किसी फूल का नाम नहीं, तूफान का नाम है, याद रखिएगा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।